Bismillahirrahmanirrahim. So, gentlemen, welcome for the class number 2 for NIBOSH International Diploma for Health and Safety Professionals. तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी, एजाज ने अटेंड की थी, और आज हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड यूनिट है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली जो हमारा पहला मॉड्यूल था, उसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है। एलएमएस के अंदर उसकी जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो अपलोडेड है। उम्मीद है कि तारिक साहब आप भी जो है वो गो थ्रू हो गए होंगे। एलएमएस से थोड़ा सी अवेयरनेस आपकी होगी। मजीद भी जो भी आपके जहन में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो उसको मनूवर करने में, ब्राउज करने में, डॉक्यूमेंट्स को वॉच करने में, या प्रेजेंटेशन को, या मतलब है कि क्लास को जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको लिसन करने में, किसी भी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं एनी टाइम। इसीलिए मैंने ग्रुप बना दिया था कि ग्रुप में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाती है। फिर जब आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू आता है ड्यूरिंग योर मतलब टेकिंग क्लास ऑन दी एलएमएस, तो यू कैन कंसल्ट विद मी एनी टाइम। तो उसमें मॉड्यूल 1 में बेसिकली हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करना और उसके ऊपर डिस्कस किया था। एक तो हम करते हैं आईजीसी लेवल 3 के ऊपर, मतलब जो एक क्या लें कि एक कम स्कोप वाला हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बट ये चूंकि डिप्लोमा लेवल है, इसकी थोड़ी सी वैल्यू बल्कि उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो इसमें हम थोड़ा डीप जाते हैं अपने टॉपिक्स के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर। तो रेगुलेट करने में हमने देखा था कि हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करने का मकसद ये होता है कि चूंकि ये अब एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ मॉरल या फाइनेंशियल कंसर्न ही नहीं है, बल्कि एक लीगल कंसर्न भी आ चुका है। जब से हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉज हैं वो इनेक्ट हुए हैं, कवानीन बने हैं, और उनके थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है इस फील्ड को, तो उसके बाद फिर ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि उसकी बेसिस के ऊपर, उन लॉज की बेसिस के ऊपर, अगर कोई कहीं पे वायलेशंस होती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि ये एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की या किसी और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर की कोई नेग्लिजेंस थी, या कोई उसमें ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से ये इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है कि जो काबिल कबूल नहीं है, तो फिर वहां पे जजा और सजा का मामला आ जाता है। तो ये जो लॉज होते हैं ये बेसिकली आपको महदूद करते हैं कि आप इन जो सेफ्टी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। तो हमने बात की थी बेसिकली जो कैटेगरीज हैं ब्रॉडली, जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रेगुलेशंस हैं, इनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है गोल बेस्ड, एक होता है पर्सपेक्टिव लॉ, और दूसरा कहता है गोल बेस्ड लॉ। ठीक है। पर्सपेक्टिव लॉ वो होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और उसमें गवर्नमेंट आपको हर चीज बताती है कि आपने ये करना है, ऐसे करना है, और अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ काम करते हैं तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलती है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज होती है। लेकिन दूसरा जो लॉ है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, दूसरी टाइप का जो लॉ होता है जिसको हम गोल बेस्ड लॉ कहते हैं। उसमें वो भी बेसिकली बनाया गवर्नमेंट ही की तरफ से जाता है, मतलब उसमें गवर्नमेंट्स ही इन्वॉल्व होती हैं। उन्हीं की मतलब पार्लियामेंटेरियन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक्ट्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, गाइडेंस नोट्स बनाए जाते हैं। तो वो उस गोल बेस्ड लॉ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि उसमें आपको एक गोल दे दिया जाता है कि आपने ये अचीव करना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं बताया जाता। रास्ते से मुराद ये है कि आपको निटी ग्रिटीज में नहीं डाला जाता कि मसलन आप एक थोड़ा सी एग्जांपल से मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ आम जेनेरिक एग्जांपल से, कि गोल बेस्ड लॉ वो लॉ है जिसमें आपको टारगेट दे दिया गया है कि आपने कराची से लाहौर जाना है। ठीक है ना। अब कराची से आपने लाहौर आना है, तो उसमें आपको सिर्फ लाहौर आने का टास्क दिया गया, आपको ये नहीं बताया गया कि आपने ट्रेन से आना है, गाड़ी से आना है, साइकिल से आना है, मोटरसाइकिल से आना है, हवा में आना है, पानी में आना है, किस तरीके से आना, ये आपको नहीं बताया जाता, लेकिन आपको टारगेट दिया जाता है।
इसी तरह पर्सपेक्टिव जो लॉ होता है उसके अंदर भी टारगेट तो वही है कि आपने कराची से लाहौर आना है, लेकिन उसमें साथ साथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जी कि आपने ट्रेन पे जाना है, इतने बजे ट्रेन निकलेगी, ठीक है ना, और इतने बजे आपने वहां पे पहुंचना है, मतलब वो सारी इंस्ट्रक्शन साथ आपको अवेलेबल होती है। जिस तरह गवर्नमेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो लॉज होते हैं या इनैक्ट एक्ट्स होते हैं, वो बेसिकली पर्सपेक्टिव लॉज होते हैं। तो पर्सपेक्टिव लॉज की भी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं, और गोल बेस्ड लॉज की भी अपनी प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है पिछली, तो उस पे आप रिव्यू कीजिएगा इंशाल्लाह, और ताकि मेरी इस ब्रीफिंग के बाद आपको उसको अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाएगा। तो ये तो है मेन कैटेगरीज। अब आगे चलते हैं तो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं लॉज की, जिसमें फेडरल लॉ भी होते हैं, नेशनल लॉज होते हैं, मतलब प्रोविंशियल लॉज होते हैं, स्टेट लॉज होते हैं, जो कि रियासतें बनाती हैं, मुल्क बनाते हैं। यूनियन लॉज होते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन है जिसमें मुख्तलिफ रियासतें मिलके एक यूनियन बन जाती हैं, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसमें भी 6-7 रियासतें हैं जो मिलके एक यूनियन बनी हुई हैं, जिस तरह गल्फ कंट्रीज हैं। तो वो एक लॉ नेशनल होता है, स्पेसिफिक टू कंट्री होता है, एक लॉ यूनियन से रिलेटेड भी लॉ बन सकता है, और बने हुए हैं उसके लिए। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लॉज की बात करें जो हेल्थ एंड सेफ्टी को ड्राइव करती हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसमें जो सबसे टॉप पे जो लॉज आते हैं वो आते हैं आईएलओ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। जो आईएलओ के जो लॉज हैं वो बेसिकली उनको हम कहते हैं कन्वेंशंस, ठीक है। चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर के किसी और टॉपिक से रिलेटेड लॉज हो आईएलओ के, उनको हम कन्वेंशन कहते हैं। और स्पेसिफिक जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो लॉ है आईएलओ का, जो पूरी मतलब जो यूनाइटेड नेशन की, चूंकि ये अपने बॉडी है, मेंबर बॉडी है आईएलओ, तो इसलिए जो भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं वो आईएलओ के भी मेंबर होते हैं। तो फिर जब वो उसके कन्वेंशन को रेटिफाई कर लेते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके सिग्नेटरी हो जाते हैं, तो फिर वो बाइंडिंग हो जाती है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना अपने मुल्क के अंदर, जो भी मुल्क उनको रेटिफाई करता है। अब होता ये है कि वो जो आईएलओ के लॉज जो है, उनमें कन्वेंशंस उनको वो कहते हैं, ठीक है ना। जिस तरह यूएस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज हैं जिनको वो स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह यूके के अंदर भी हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, कनाडा के अंदर मौजूद है, यूरोपीय यूनियन के अंदर मौजूद है, मिडिल ईस्ट के अंदर इनके अपने लॉज मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारे ममालिक हैं इंडिया के अंदर, इवन बहुत सारे, सिंगापुर, रशिया, चाइना, हर एक मुल्क में अपने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज मौजूद हैं, जिनको हम रीजनल या लोकल या नेशनल लॉज कहते हैं। लेकिन जो मतलब यूनानिमसली जो मेन लॉ ड्राइव किया जाता है वो आईएलओ से किया जाता है, क्योंकि आईएलओ के तमाम मेंबर तकरीबन कंट्री हैं। तो वो जो अगर कहीं और पे कोई लोकल लॉ मौजूद नहीं भी है, तब भी जो इंटरनेशनल लॉ है तो उसके मुताबिक आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ जाता है अपने मुल्क के अंदर भी। जैसे पाकिस्तान में कोई मतलब है कि कोई सेंट्रल लेवल पे, फेडरल लेवल पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ मौजूद नहीं है, प्रोविंशियल लेवल्स पे है, लेकिन वो ना होने के बराबर है, मतलब उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन चूंकि हम यूनाइटेड नेशन के सिग्नेटरी हैं, तो इसलिए फिर आईएलओ के जो लॉज हैं, मतलब जो कन्वेंशन है, उन उन इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंडिंग हमारे ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नेशनल लेवल पे कोई इस तरह की रेगुलेशन मौजूद नहीं है कि अगर हम आईएलओ के जो लॉ है, जो कन्वेंशन है हेल्थ एंड सेफ्टी को, इसको वायलेट करते हैं तो हमें कोई सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इन अदर सेंस कि चूंकि हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर ये एक बाइंडिंग आ जाती है, क्योंकि हर कंट्री जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर होता है वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाता है हर साल आईएलओ को भी, कि जी जो आपके कन्वेंशन आप जो रेटिफाई किए हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है हमारे कंट्री के अंदर। तो आईएलओ बेसिकली जो कन्वेंशन हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है वो है 1981 का एक्ट, ठीक है ना, जिसको हम आईएलओ 155 1981 में इनेक्ट हुआ था। और उसके अंदर इन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की हुई है। नेशनल लेवल की पॉलिसी कैसे बनानी है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या अरेंजमेंट्स होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा मतलब है कि
एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब दीगर जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिटेल वो एक कन्वेंशन या लीगल इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। वो है, उसके साथ साथ एक और उनका मतलब वो लीगल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं उसको कह सकते हैं, हम उनको गाइडेंस नोट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकमेंडेशंस। ठीक है ना। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है आईएलओ की तरफ से, वो R144 है। ठीक है, R1 144। ठीक है। उनसे मतलब आप गाइडेंस लेते हैं अपने मतलब जो स्पेसिफिक एरिया होता है जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई इशू आपको आ जाता है तो आप उस गाइडेंस नोट्स के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं। और हमें जब निगोश का ये जो हम डिप्लोमा अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे हमें ये आईएलओ का जो C155 है और R164 है, इनके रेफरेंस देने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो उसको हमने डिटेल से भी डिस्कस किया था। इसके साथ हमने ये भी कहा था कि जी जो इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज है ये कैसी होती है, इन्फोर्समेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। उसके ऊपर मैंने ब्रीफ किया था एजाज को तफसील के साथ कि प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए। जो भी इन्फोर्समेंट आप कर रहे हैं, जो जुर्म हो रहा है उसके मुताबिक आपने प्रोपोर्शनल देखना है उसको। और भी उसके तकरीबन कुछ 7 एलिमेंट्स हैं, वो आप कोशिश कीजिएगा एक दफा फिर रिव्यू कर लें उनको, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगाएंगे तो फिर हमारा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, तो इसको भी हमने टाइम देना है। तो एनीवेज वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है उसमें, वो भी मौजूद है, नोट्स भी मौजूद है, तो आप उसको ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तारिक साहब के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी इजाज ने तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कर लिया होगा। उसमें क्विजेज भी हैं, उनको भी अटेम्प्ट कीजिएगा। क्विज इसलिए दिए जाते हैं कि आप एक लेसन जब स्टडी करते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, अपने आप को चेक करने का पता लग जाए कि मुझे कितना इसमें अचीव हुआ है, मुझे कितना इसमें समझ आई है। ठीक है ना। ठीक है, हेल्थ एंड सर सेफ्टी का। जी जी प्लीज। सर सॉरी इंटरप्शन के लिए। सर ये किन लेक्चर्स की बात कर रहे हैं आप? ओशा के? नहीं, ओशा के नहीं, इसके निगोश के, आईडिप के। आई डी आईडिप का, ओ ओके। आईडिप का अभी स्टार्ट हुआ है ना हमारा। ठीक है ना, आईडिप जी जी का जी। अभी हमारा स्टार्टिंग है। ये पहला जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर मेरा ख्याल है, हाँ उसके अंदर क्विजेज शायद अभी मैंने नहीं डाले। एजाज आपने क्विज अटेम्प्ट किए उसमें कि नहीं, मॉड्यूल 1 में? जी एजाज। मॉड्यूल 1 में बिल्कुल क्विज हैं, वो है मैंने ना। पहले वाले अटेम्प्ट किए थे। वहां पे ठीक है। बिल्कुल क्विज पड़े हुए हैं। हाँ पड़े हैं यस, पड़े हैं। बिल्कुल। मॉड्यूल 1 को बिल्कुल। वो क्विज़िज का मकसद ये होता है कि आप एक लेसन जब अटेम्प्ट करते हैं उसको रीड करते हैं, 10-15 मिनट लगाने होते हैं आपने, जब इजी हो, जब आप रिलैक्स हो, लैपटॉप खोलें, उसको जी जी। ओपन करें, उसको पढ़ें और उसके बाद फिर अपना अटेम्प्ट करें उसको। क्विज को थोड़ा सा आपकी अपनी रिफ्रेशमेंट हो जाती है, नॉलेज आपका, आपको पता चल जाता है कि मैंने कितना अचीव किया, इसमें क्या मुझे अंडरस्टैंडिंग बनी है। और फिर उसमें ये भी होता है कि आप मतलब एक फोरम भी मौजूद है एलएमएस के अंदर ऊपर। मिसाल के तौर पे आप गो थ्रू कर रहे हैं किसी लेक्चर को, वहाँ पे मॉड्यूल 1 को या उसके किसी लेसन को, या कोई क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ गया, फौरन आप फोरम को ओपन करें, उसमें अपना क्वेश्चन लिखें। ठीक है ना। बाज का तो होता है ना कि अचानक आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें फोरम का ऑप्शन भी मौजूद है। फोरम को ओपन करें, उसमें आप अपनी पोस्ट डालें और अपना क्वेश्चन उसमें लिख दें। ठीक है। और वो चूंकि मैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करता रहता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स भी वहाँ पे कर देता हूँ। वैसे भी आप व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अगेन एंड अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि चूंकि हम लोग इस एफर्ट कर रहे हैं, तो एफर्ट में आपने भी हिस्सा डालना है। ठीक है ना। आपने इसको थोड़ा सा मतलब टाइम देना है, जितना टाइम आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं इसमें। इसीलिए हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा है ताकि ऊपर आपके ऊपर बर्डन भी ना आए, लेकिन हम जो अंडरस्टैंडिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम खोना नहीं चाहते, वो लाजमी है। ठीक है ना। बर्डन भी ना आए, इंशाल्लाह लेकिन लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग भी बने, हमें पता भी हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कौन सी ये क्वालिफिकेशन है जो अचीव कर रहे हैं, इसमें क्या टॉपिक्स हैं, इनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जेंटलमैन, अब हम आते हैं अपने जो मॉड्यूल 2 है। ये काफी लंबा मॉड्यूल है, मैं आपको बताऊं, ये काफी लेंथी है। और यूँ समझ लें कि ये आपकी पूरी जो यूनिट 1 है ना, इसमें टोटल 8 मॉड्यूल्स हैं।
ठीक है, यानी 8 यूनिट है इसमें, जो आज हम दूसरा मॉड्यूल जो है वो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कम मैक्सिमम बाय 10 मार्च ये 8 के 8 यूनिट, 8 के 8 मॉड्यूल आपको मैं क्लासेस के अंदर करवा दूँ, मतलब अंडरस्टैंड करवा दूँ। उसके बाद इंशाल्लाह 12 तारीख के बाद हमारी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी 12 तारीख को। फिर जो असेसमेंट का भी टाइम है आपको पता है कि अप्रैल की मेरे ख्याल कौन सी डेट है सबमिशन की, तब तक हम उसके दौरान में उसको अपने असेसमेंट्स भी करेंगे, उनको मतलब उनके आंसर भी लिखेंगे क्वेश्चंस के, और साथ साथ हम बीच में जो जो हम टाइम मिलेगा हम मिल के उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, ताकि मतलब एक अच्छे रिस्पॉन्सेज तैयार करके हम टाइमली फिर उसको इंशाल्लाह सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा पूरा उसमें गाइड भी करूंगा, एवरीथिंग आई विल डू दैट। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका इस लेवल का होना चाहिए कि ये सारे एग्जाम आपने खुद अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। हम अपने इसमें जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेल्थ एंड सेफ्टी लीडरशिप। जो पिछला हमारा टॉपिक था दैट इज रेगुलेशन से रिलेटेड था। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज लीडरशिप ऑफ दी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और वर्कर इन्वॉल्वमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके लॉज मौजूद हों, रेगुलेशंस मौजूद हों, तो फिर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उन जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे डेलीगेट किया जाता है, उसके लिए लीडरशिप कैसे प्रोवाइड की जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, फिर कैसे वो एक कल्चर क्रिएट होता है जिसको हम एक सेफ कल्चर कहते हैं, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की, जिसमें वर्कर इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। So, जो बेसिकली जो पर्पस है हमारी आज की ट्रेनिंग का दैट इज टू इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जो लीडरशिप होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे वर्क करती है। उसके बाद लीडरशिप, जाहिर है बाद में फिर लीडरशिप आ जाती है आपकी, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करती है। उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करना, वर्कर की कंसल्टेशन और कल्चर, ह्यूमन फैक्टर्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी, इनको अंडरस्टैंड करना, ये बेसिकली आज का हमारा पर्पस है आज की हमारी ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग को अचीव करने के बाद क्या मतलब आपको आ जाना चाहिए, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जानी चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने रखे हैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट कर दूं, मेरा ख्याल है आपको शायद आइडिया होगा अभी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्पस, गोल और एम, या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें एक फर्क होता है। जो पर्पस होता है या गोल होता है या एम होता है, एक ब्रॉड आपका एक मतलब है कि ऑब्जेक्टिव होता है, ब्रॉड आपका मकसद होता है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो शॉर्ट माइलस्टोन्स होते हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। मतलब हमने जानना ये है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, सेफ्टी लीडरशिप को जानना है, तो उसके लिए हमें कुछ और मजीद चीजों को, यानी जो शॉर्ट टर्म हमारे माइलस्टोन्स हैं उनको अगर हम जानेंगे, उनका पता हमें होगा, तब हम ये अपने आप को कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हैं कि जी हमें अब जो है वो इस टॉपिक की समझ आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है और डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर हम ब्रीफिंग करेंगे। फिर जो डिफरेंट किस्म की जो सेफ्टी लीडरशिप्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं लीडरशिप के, उनके ऊपर हम बात करेंगे। फिर वर्कर कंसल्टेशन इफेक्टिव कैसे होती क्या है कंसल्टेशन, वर्कर के साथ कैसे मैनेजमेंट जो है वो बातचीत करके हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज को रिजॉल्व करती है, उनके हल निकालती है, और उस कंसल्टेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे, उसकी हम लर्निंग करेंगे। उसके बाद एक हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप भी अच्छी है, वर्कर कंसल्टेशन का प्रोसेस भी हमने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और एक नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में फर्क क्या होता है, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के क्या इंडिकेटर्स होते हैं, नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के क्या इंडिकेटर्स होते हैं, तो इस पर डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आप जो एक सेफ्टी मैनेजमेंट के जो मॉडल्स हैं
दो, एक ट्रेडिशनल मॉडल है, एक प्रोएक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट का मॉडल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। लीडरशिप की जब हम बात करें, पहले हम जो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है उनको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको पिछले मॉड्यूल में बताया था ना, इजाज को मैंने बताया था कि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट किए हैं या मैंने देखे हैं पिछले सालों में। तो उसमें एक जो है सर एनफोर्समेंट जी। सर इजाज के नेट का कोई मसला आ रहा है सर। चले क्या कर सकते हैं, मे बी एजाज का सर माइक ज्वाइन ओपन हो है। गया है। अच्छा चले। जी चले माइक ओपन है सर, हो गया अभी। चले थैंक यू सर, चले, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वो इसीलिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी कि आप उसको रिव्यू कर सकें। बस का ये एक मतलब हमारे लिए प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं, यानी इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक कन्वीनियंटली मुख्तलिफ लोकेशंस पे बैठ के वर्चुअली ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। एंड उसके कॉन्स भी हैं डेफिनेटली, बीच में इंटरप्शंस आती हैं, सिग्नल्स अप डाउन होते हैं और इश्यूज आते हैं बीच में, टेक्नोलॉजिकल जाहिर है डिपेंडेंसी है, तो हमने इसको फिर जाहिर है वो साथ साथ चीजें हैं। तो हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक की कि मतलब जब हम डिफरेंट, एक तो जो इन्फोर्समेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हर दफा क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। और दूसरा, इस यूनिट के अंदर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप है ना, इसके ऊपर मतलब लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे और भी इनमें से आते हैं, ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इनमें से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने ये जनरली नोटिस किया है कि इन टॉपिक्स के ऊपर लाजमी सवाल हर एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा जो अगला टास्क है दैट इज रिकग्नाइज हाउ रिस्क परसेप्शन इफेक्ट्स हेल्थ एंड सेफ्टी। रिस्क परसेप्शन क्या होती है, एक एक शख्स है, उसके उसकी सोच में एक चीज जो है वो कम रिस्की है, दूसरे की सोच में वो ज्यादा रिस्की है, तीसरे की सोच में दरमियाने रिस्की है। तो ये जो फर्क होता है हमारी सोच के अंदर किसी चीज को लेके, मिसाल के तौर पे जैसे कि आपके सामने एक पानी का टैंक है, पानी का तालाब है, ठीक है। तीन चार लोग आप खड़े हैं, एक कहता है यार ये इसकी गहराई मुझे लगता है कि 3 फीट है, दूसरा कहता है नहीं यार 6 फीट लगती है, चौथा कहता है नहीं यार मुझे तो लगता है कि इससे भी ज्यादा गहरा है। तो ये जो परसेप्शन है ये कैसे आपके रिस्क फैक्टर के ऊपर अफेक्ट करती है, क्योंकि बीइंग प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये होती है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको एवेलुएट करना और उसके बाद उसकी असेसमेंट के बाद उसको कंट्रोल करना। सारी जिंदगी हम यही काम करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जो इसमें कुछ रिस्क जो है वो तो नॉर्मल होते हैं, हमें पता होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि टाइम टू टाइम इमर्ज होते रहते हैं। तो इसलिए अगर आपकी परसेप्शन ठीक है तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन भी सही तरीके से परफॉर्म, और ये सारा एक्सपीरियंस और जजमेंट बेस्ड काम होता है। रिस्क की परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड ह्यूमन फैक्टर्स, हाउ टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलायबिलिटी इन द वर्क प्लेस। कि ह्यूमन मतलब एक जो है उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो रवैया होता है, या उसके जो मतलब है कि सोचने का स्टाइल है, उससे आपकी हेल्थ सेफ्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो हेल्थ सेफ्टी इंप्रूव होती है, अगर एटीट्यूड नेगेटिव हो तो उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिवली होता है। तो ह्यूमन जो बिहेवियर है, जो कि हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का मेन पार्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और इसमें फिर आप जब इसको ह्यूमन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कल्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर अगर के बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज हो तो आप वहाँ पे एक बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, बी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहीं पे आप एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपको ह्यूमन फैक्टर्स जो हैं उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करने हैं आज की ट्रेनिंग में। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको हम साथ साथ करते जाएं। अब हम अगर बात कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सो ऑर्गेनाइजेशन जेंटलमैन इज जनरल टर्म, मतलब ये कोई नहीं है कि मतलब किसी फैक्ट्री के लिए या किसी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज होता है, ना ही किसी स्पेसिफिक मतलब है कि इंडस्ट्री के लिए होता है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे भी चंद लोग इकट्ठे मिल जाते हैं उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड बाय पीपल एंड पॉपुलेटेड बाय पीपल।
यानी लोग ही होते हैं उसमें ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और अगर उनका एक ऑब्जेक्टिव या गोल जो होता है वो सेम हो जाए, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल्स वर्किंग टुवर्ड्स कॉमन गोल। ठीक है, अगर उनका एक मकसद एक हो जाए सबका, तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। हमारी भी जितने भी कंपनीज होती हैं, या हमारी जितनी भी वर्क साइट्स होती हैं, या जितने भी वर्क प्लेसेस होते हैं हमारे, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए होती हैं कि उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और सबका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हमने मतलब उस कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ताकि हम उसके पॉजिटिविटी में कंट्रीब्यूट करें। और एक जो उस कंपनी का मकसद है, मसलन अगर कोई मोबाइल फोन बना रही है, तो उसका ये मकसद होगा कि हमारी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे, दूसरों से बेहतर मतलब है कि रिजल्ट शो करे, हमारी सेलिंग ज़्यादा हो, मार्केटिंग ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो वो इसी तरह हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो लोग काम कर रहे होते हैं, उनका एक टारगेटेड गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए सब मिलकर कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट। अगर आप एक मोहल्ले में एक टीम बना लेते हैं, एक फुटबॉल की टीम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट की टीम भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मोहल्ले के अंदर ये जो कमेटियां बनी होती हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्योंकि उनका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, उनका कोई एजेंडा बन जाता है कि जी इस चीज को हमने अचीव करना है थ्रू कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का अंडरस्टैंडिंग आपको बन गई। आगे हम चलते हैं। अगर हम टाइप्स की बात कर लें, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी टाइप्स, जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और फिर मतलब जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं हमारे गोल्स की, वो किस तरह इम्पैक्ट करती हैं हमारे जो मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी होती है। जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे, तो फिर हम कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस मैं आपको बताऊंगा वहां पे जाके कि एक इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, ठीक है ना, और एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, तो इनमें कन्फ्लिक्ट आ जाती है बस में। वो क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेटजीज क्या होती है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स होते हैं उनमें फर्क आ जाए। ऑर्गेनाइजेशनल गोल है प्रॉफिट गेन करना, जबकि इंडिविजुअल गोल है कि उनको जो है वो मतलब है कि सेफ इन्वायरमेंट मिले, सैलरी अच्छी मिले। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक हियरार्किकल होता है और दूसरा फ्लैट होता है। A hierarchical organization follows the shape of a pyramid. In such organizations, every employee in the organization except one, usually the CEO, is controlled by someone else within the organization. मतलब एक हियरार्की बनी होती है, एक बादशाह होता है, उसका वजीर होता है, उसके नीचे उसके जो है ना मशीर होते हैं, और इस तरह मतलब है कि वो वन बाय वन, लेवल बाय लेवल एक दूसरे से कंट्रोल हो रहे होते हैं। वर्कर जो है उसके सुपरवाइजर से कंट्रोल हो रहा होता है, सुपरवाइजर जो है उससे ऊपर के मैनेजर से कंट्रोल हो रहा होता है, मैनेजर जो है उससे ऊपर का जो भी उसका सीनियर मैनेजर होता है, ग्रुप मैनेजर होता है, उससे कंट्रोल हो रहा होता है। मतलब वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। सब किसी न किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इनरिस्पेक्टिव कि वो जो सीईओ होता है, ऊपर का एम्प्लॉयर जो होता है, अगर वो किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा नहीं है, तो फिर वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होगी, बाकी लोग सारे उसको रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ज्यादातर ये हियरार्किकल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का यही काम करता है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी तकरीबन यही चीज होती है जिसमें हियरार्की बनी होती है। और लेकिन दूसरा भी एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें मतलब आप जैसे वो कहते हैं ना मुसावात, इसमें थोड़ी ज्यादा आ जाती है, ठीक है ना। इसमें हियरार्की नहीं होती, इसमें मतलब लीडरशिप अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज को जैसे वो जो गोल बेस्ड लॉ होता है ना, इसी तरह ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट, और आपको ज्यादा तंग नहीं करती। हर चीज में कानून नहीं मौजूद होता, बल्कि आपके जो आइडियाज हैं उनको मतलब सुना जाता है, और डिसीजन मेकिंग आपके मतलब आइडियाज की बेसिस के ऊपर आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती है। जबकि हियरार्किकल स्ट्रक्चर में थोड़ा स्ट्रिक्ट मैटर होता है, उसमें जो सीईओ या बोर्ड का जो ऊपर की टीम होती है उनका जो डिसीजन होता है वो नीचे तक मतलब है कि वो उसको फॉलो किया जाता है एज इट इज।
उसमें ओपिनियन जो है वो नीचे से कम फ्लोट करती है, मतलब टेक्निकल लेवल पे ओपिनियन को कम कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल है, एप्पल है, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनमें ये फ्लैट है, ठीक है ना, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं। नासा है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फ्लैट स्ट्रक्चर है। लेकिन अमूमी तौर पे हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या मिडिल ईस्ट है, या सारा ये सारे हियरार्किकल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं दोनों। मतलब स्ट्रक्चर में कुछ खूबियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ग्रो क्या कर चुकी है कि वो अब फ्लैट स्ट्रक्चर के ऊपर चली जाए। अदरवाइज ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हियरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। अब हम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर लें कि मतलब जब जो एक ऑर्गेनाइजेशन का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हर लेवल के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसको कोई ना कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है ना। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, और उससे फिर एक्सपेक्ट किया जाता है वो उसी तरह ही करे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये होता है कि थोड़ा सा फर्क आ जाता है एक इंडिविजुअल गोल्स के अंदर और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अंदर, ठीक है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशनल मतलब मैनेजमेंट की ये कोशिश होती है कि यार हमें हमारे वर्कर ज्यादा काम करें, ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन करें, ज्यादा टाइम जो है लगाएं, ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा ये करें, और कम से कम हम उनको मतलब है कि पार्क्स दें उनको, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है ना। इंडिविजुअल क्या चाहते हैं जी कि फिजिकल मेंटल वेलबींग हो, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं कि उनको पुरस्कून करने का मौका मिले, रिवॉर्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली फाइनेंशियल, अच्छी सैलरीज मिले, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, पर्सनल डेवलपमेंट हो। जबकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कहते हैं हाई प्रोडक्टिव, वो कहते हैं यार ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लो एरर कंडीशंस। मतलब है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर किसी इंसान से कोई छोटी मोटी भी गलती हो जाए तो वो उनका यही होता है कि मतलब फौरी तौर पे उसका कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। लो एब्सेंटीज्म हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कोई बंदा एब्सेंट ना हो, कोऑपरेशन करे, मतलब जो आप वर्कर लेवल पे जो भी ऑर्डर करें वो ऊपर से उस पे कोई क्वेश्चन ना करे, उस पे कोई मतलब है कि सवाल ना करे। ये फर्क हो जाता है जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं, इनके बीच में। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी की तरफ भाग रही होती है, इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेफ्टी की को या वेल बीइंग को, या मतलब है कि अपनी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देख रहे होते हैं। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट जब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है उसकी भी स्ट्रेटजीज इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके लिए मतलब एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं PEST, ठीक है ना, जिसमें एनालिसिस किया जाता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस को, सोशियोलॉजिकल ट्रेंड्स को, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को। मतलब ये PEST पेस्ट एनालिसिस करने के बाद मतलब अब जब ये ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं तो फिर उनको पता चलता है कि कहाँ पे मतलब हमारे जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन आपके जो मतलब इंडिविजुअल गोल्स हैं उनके साथ हो जाए, और मतलब उनके अंदर एक सिनर्जी आ जाए, उन दोनों के अंदर एक कोऑपरेशन लेवल आ जाए कि अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये चाह रही है कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो साथ साथ उनको ये भी मतलब उनकी सोच में आए या उनके लिए लाजम हो जाए कि वो अपने वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी को भी फोकस करें। तो वो कैसे होगा, वो लॉस के जरिए होगा, ठीक है ना। या जो पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे उसमें मैटर करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर ऐसे मैटर करते हैं कि जी लॉज कौन बनाते हैं, लॉज आपके जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं जब लॉज बनना शुरू हो जाते हैं किसी कंट्री के अंदर। तो इसका मतलब है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो प्रोडक्टिविटी का गोल है उसके साथ साथ हेल्थ इंडिविजुअल जो गोल्स हैं उनको भी कैरी ऑन करना पड़ता है, यानी दोनों को साथ लेके चलना। इसी तरह इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी होता है। बात का ये होता है कि आपकी अगर प्रोडक्टिविटी मतलब है कि लो है, एक्सीडेंट रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा ऐसा है जेंटलमैन, अभी तकरीबन चंद सेकंड रह गए हैं इस ये हमारा जो पहला सेशन है 40 मिनट्स का सेशन होता है। इसमें हम फिर ब्रेक लेते हैं उसके बाद 5 मिनट की, ताकि ये हमारी रिकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ये सेशन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है,
तो आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है और 5 मिनट के बाद दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको बीच में बता दूं ताकि ये ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो, खासकर इजाज को तो पता है तारिक साहब आपके लिए कि आपने 5 मिनट के बाद फिर दोबारा ज्वाइन करना है दूसरे सेशन के लिए, ठीक है जी। तो जी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का भी जो है वो फैक्टर होता है। ये जो ज्वाइन करने के लिए दोनों ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, इंडिविजुअल गोल्स को, तो सोशियोलॉजिकल ट्रेंड्स भी होते हैं। सोशियोलॉजिकल ट्रेंड्स के मतलब लोगों का प्रेशर होता है, ठीक है।